तो मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन हम दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीडीपी का, जिसको बाल विकास बोलते हैं, ठीक है, उसका मैं 25 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो आपके जो सीटेट एग्जाम होने वाला दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में ये पूरे क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी या अपडेट हो एग्जाम संबंधित या प्रैक्टिस सेट संबंधित दोस्तों, आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सामने, थोड़ा इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु होता है, बच्चा होता है दोस्तों, उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। दोस्तों आपको बता दें कि जो शैशवावस्था होता है बालक का, वो वही क्या होता है, बच्चे का अ, निर्माण काल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अनोखा काल भी बोला जाता है। और क्योंकि ये क्या होता है कि पूरा जो शैशवावस्था होता है शिशु का, वो किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे हंसना, रोना या स्व प्रेम करने की जो भावना होती है दोस्तों, सभी क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। ठीक है, शिशु का अधिकांश व्यवहार। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे होता है? मूल प्रवृत्तियों पे। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। देखिएगा क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो सिद्धांत था, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पता है कि कोहलर के द्वारा इसको सूझ का जो सिद्धांत था वो कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। और किस जानवर पे किया गया था, इसमें यही पूछ रहा है। ठीक है, कुत्ते पे, बिल्ली पर, वनमानुष पर और चूहों पर। दोस्तों आपको बता दें कि जो कोहलर के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष पे प्रयोग किया था। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वनमानुष पे उन्होंने प्रयोग किया था। अगर पूछ लेता है कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो कुत्ते पर पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर एक, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक परिस्थिति में अगर कोई ज्ञान हम अर्जित कर ले रहे हैं, तो उसी ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में अगर उपयोग किया जा रहा है तो क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम एक परिस्थिति में कोई ज्ञान को अर्जित कर ले रहे हैं और उस ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यही अगर होता कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग न हो पाना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, और सीखने का पठार क्या होता है दोस्तों? अगर किसी चीज़ को सीखने में कोई अवरोध या बाधा हो रही है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि सांख्यिकी में हुआ। दोस्तों ये आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और सीटी में दोस्तों एक किसी न किसी शिफ्ट में आपको पक्का देखने के लिए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ठीक है, चलिए, क्या सांख्यिकी वह रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, लेखा चित्र। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा, स्तंभाकृति। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यारोहण विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। तो किस विधि का उपयोग स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति मापने के लिए जो है आपकी तार्किक विधि का उपयोग
नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि अधिगम अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम मतलब दोस्तों तो सीखना होता है। ठीक है, तो अधिगम में जो प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव द्वारा, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रभाव का नियम दिया गया था, प्रभाव या अभ्यास या, ठीक है दोस्तों, ये जो नियम दिए गए थे किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, और वाटसन द्वारा एक दोस्तों एक चीज़ कहा गया था कि तुम मुझे शिष्य दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के स्टेप देता है या आपसे पूछता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, और पावलोव ने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया गया था जिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, जो बच्चे का बाल मनोविज्ञान होता है दोस्तों, उसका क्षेत्र कब से कब तक का माना जाता है? ठीक है, शैशवावस्था से की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन जो होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालक के शुरू से लेकर दोस्तों जब तक वो किशोर न हो जाए, उसकी जितनी क्रियाकलाप या जितना अध्ययन होता है उसके बारे में सब कुछ वही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ठीक है, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण जो होता है दोस्तों, पहले उदाहरण बताना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को पहले उदाहरण बता के उसको किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है? आगमन विधि होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था कि या कहा गया था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या चोर जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो वाटसन द्वारा एक कहा गया था। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? दोस्तों इस क्रम टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अक्सर आपकी सीटेट परीक्षा में भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट जवाब क्या होगा कि देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मज, अंडाणु और शुक्राणु। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो यही आपका फोर्थ जो ऑप्शन है यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? किया गया था। ठीक है, किया गया है। ठीक है, क्रेचनर, युंग, शेल्डन और स्प्रेंजर। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? युंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार, ऑप्शन देखिएगा, फ्रायड के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या स्मरण करने का या पहले सीखी किसी क्रिया को प्राप्त करने की असफलता जो होती है वो कहलाती है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ध्यान को आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक की उपायदेयता, उद्दीपक की विश्वसनीयता, उद्दीपक की सक्रियता। ठीक है, तो ध्यान को आकर्षित करने की जो प्रमुख भूमिका होती है किसकी होती है? उद्दीपक की
तीव्रता की। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक प्रशिक्षण, स्क्रीनिंग प्रशिक्षण या उपलब्धि प्रशिक्षण। तो गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किसके द्वारा सबसे उचित तरीके से किया जाता है? निदानात्मक प्रशिक्षण द्वारा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सभी आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंतन के पहलू हैं? हिलगार्ड, वाटसन, रॉस टायलर, जीन पियाजे। तो किसने कहा कि स्थितियां मानसिक मूल्यांकन जो संघर्ष और चिंतन के पहलू हैं? तो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? मुक्त अंत, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान या अपसारी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेड अंकों से कैसा अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। तो इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो सत्य परीक्षा जो होता है, सत्र परीक्षा जो होता है वो क्या होता है? रचनात्मक आकलन कार्य के लिए उचित उपकरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या सघन अभ्यास। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन जो होता है बच्चों का या किसी भी चीज़ का, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेने की एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना या शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना। दोस्तों आपको बता दें कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होना, जो विद्यार्थी जो हैं बच्चे जो उनके सीखने में जो भी कमियां हो रही हैं उन कमियों का पता लगाना और उनका निदान करना। ठीक है दोस्तों, ताकि उनमें मूल्यांकन इसीलिए होता है कि ताकि बच्चे जो होते हैं उनकी जो पढ़ने लिखने में जो भी कमियां हो रही हैं उनको देखा जाए कि किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, उनको सुधारा जाए। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड की सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है कि देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों इसमें से कौन सा है? यही चल रहा था ना कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के लिए क्या होता है? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में जो भी कमियां हो रही हैं दोस्तों उसको पता लगाना और उसका उचित उपाय करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने के बाद विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। दोस्तों आपको बता दें कि
कृष्णा अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और उसके आने के बाद उसी भ्रमण से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उस सभी पे क्या करती है, वो चर्चा करती है, बच्चों से विभिन्न विभिन्न चर्चाएं करती है कि उन्होंने क्या देखा क्या किया। तो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सीखने के लिए आकलन करना। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण और उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन होता है, इसका मतलब होता है कि अपने सीखने का स्वयं ही पर्यवेक्षण करने की जो योग्यता होती है वही क्या कहलाती है, आत्मनियमन की कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों की बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर, शिक्षक और शिक्षार्थियों के सफलताओं के सूचक, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों को दोस्तों अगर कोई गलती या त्रुटि की जा रही है तो उसको उनके चिंतन को समझने के, जो वो किस प्रकार से चिंतन कर पा रहे हैं दोस्तों, या किस प्रकार से सोच पा रहे हैं, उसी को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि उनको गलती निकालना चाहिए, उनको डांट फटकार देना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, बल्कि उनको कहना चाहिए हाँ भाई अच्छा कर रहे हो। ठीक है, उनके चिंतन किस प्रकार वो सोच पा रहे हैं उसी के अवसर के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपनी चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। दोस्तों ये पूरा निगेटिव हो गया कि अगर किसी भी बात को अगर हम दबाव द्वारा कहला रहे हैं, बच्चे से किसी चीज़ पे हम दबाव नहीं डलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चा अपने मन से पढ़ रहा है तो उसे प्यार से समझाइए। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से, ताकि उसका मन लगे पढ़ने में, उससे दबाव से कोई चीज़ नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई छोटा सा काम कर लिया उसके लिए पुरस्कार दे दिए, आप क्या पैसा दे दिए या कुछ दे दिए, उसको टॉफी दे दिए, तो जब भी कुछ चीज़ बताएगा उसको लगेगा कि मुझे पुरस्कार ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत तरीका होगा। सिर्फ आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो और जब भी जरूरत पड़े तो उस तरीके से वो काम कर सके। ठीक है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करें। सिर्फ व्याख्या प्रस्तुत करने से दोस्तों उसके शिक्षण में अवधारणा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ठीक है, बल्कि क्या वो स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षकों का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष के संपर्क में संक्रियबद्धता का जो अर्थ होता है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है दोस्तों, आपस में कम्युनिकेशन करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, संक्रियबद्धता कहलाता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि जो भी एग्ज़ाम संबंधित लेटेस्ट अपडेट हो दोस्तों वो आपको मिलता रहे। ठीक है।